हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे 10th जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर 4 टॉपिक्स। फर्स्ट इज इंडिया ओपन टू द आइडिया ऑफ डुअल सिटीजनशिप? क्या हम लोग डुअल सिटीजनशिप के आइडिया के लिए रेडी हैं? हम लोग सिंगल सिटीजनशिप देते हैं एज अ कंट्री। सेकंड, डिकोडिंग इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन ऑब्जर्व हो रहा है, तो स्लो डाउन क्यों हो रहा है उसको समझेंगे। थर्ड, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इंडिया का जो प्रोजेक्ट है जीनोम, जो कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग के ऊपर है, जीन्स के सीक्वेंसिंग के ऊपर है, वो उसका क्या आउटकम हो सकता है वो हम देखेंगे। जीएस पेपर 3 साइंस। एंड वी नीड एक्सेसिबिलिटी रूल्स दैट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। तो ये एक टॉपिक है जो डिसेबल्ड लोगों के लिए है, डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए, सोशल जस्टिस में डायरेक्टली काम आता है। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस 4 टॉपिक। तो पहले बात करते हैं डुअल सिटीजनशिप का। हम किसको सिटीजनशिप देते हैं? हमारे जो भी सिटीजन्स हैं वो किसी और कंट्री का सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर वो किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेंगे तो इंडिया की सिटीजनशिप उनसे छीन ली जाएगी। तो ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स हैं, सिटीजनशिप एक्ट, ये सारी बातें बताती हैं। और एस जयशंकर साहब, क्योंकि वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनसे बार बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो भी हमारे ओवरसीज सिटीजन्स हैं या जो भी ओवरसीज डायस्पोरा है इंडिया का, वो चाहता है कि जिस कंट्री का वो सिटीजन है उसका भी रहे और इंडिया का भी वो सिटीजन रहे। सिटीजन मतलब उसको इंडिया में फुल राइट्स मिले, जैसे कि मुझे है, आपको है, वैसे ही उसको भी इंडिया की फुल राइट्स मिले। तो इंडिया में भी एक डिबेट चलता है कि क्या हमें सिटीजनशिप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो डुअल और मल्टीपल सिटीजनशिप क्या है? इट ग्रांट्स एन इंडिविजुअल लीगल स्टेटस एज अ सिटीजन ऑफ 2 और मोर कंट्रीज साइमल्टेनियसली। हमारा आर्टिकल 5 इस चीज को अलाउ नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन का। कुछ कंट्रीज जैसे इजराइल, अल्बेनिया, फिनलैंड, यूएस, पाकिस्तान इसको अलाउ करती हैं। बट यूएस अलाउ करता है, बट कंडीशनल अलाउ करता है। जो फॉरेन बॉर्न सिटीजन है यूएस के, उनको वो प्रेसिडेंट वगैरह नहीं बनने देता है। ऑल्टरनेटिव टू डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का हमने क्या ऑल्टरनेटिव निकाला है? तो हम लोग 2 अलग अलग कार्ड स्कीम चलाते थे। एक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन लोग जो ओवरसीज हैं उसको हम लोग बोलते थे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, और एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये 2 अलग अलग कार्ड हम लोग पहले दे रहे थे, बाद में इनको मर्ज कर दिया। मर्ज करके हम लोग ओसीआई कार्ड देते हैं, फॉरेन नेशनल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो, बट आपको एक टैग मिलेगा, ओसीआई का टैग मिलेगा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? हु वाज एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26/1/1950। अगर कोई बहुत बूढ़े आदमी की बात हो रही है, सीनियर आदमी की बात हो रही है ना, जो 1950 के टाइम पे अलाइव थे और वो इंडिया के सिटीजन बनने के एलिजिबल थे, उनको मिल सकता है ओसीआई। हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और एट एनी टाइम आफ्टर 26/1/1950, है ना, उसके बाद कभी भी एलिजिबल थे। हु इज ए चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ए सिटीजन गिवन एबव। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या मिल सकता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मिल सकता है। अब ओसीआई कार्ड होल्डर के क्या बेनिफिट्स हैं? अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो बट आपको ओसीआई कार्ड मिल गया, तो मल्टीपल एंट्री, जब आपको इंडिया आना है, जाना है, आप जा सकते हैं। लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया आपको मिलेगा। वीजा मतलब अप्रूवल दूसरी कंट्री का, तो आपको लाइफ लॉन्ग वीजा मिलेगा। एग्जाम्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विथ लोकल पुलिस अथॉरिटी फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे। कितने भी दिन आपको इंडिया में आके रहना है तो लोकल पुलिस अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म नहीं करना। पेरिटी विथ एनआरआईज। एनआरआईज मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ये इंडियंस ही हैं बट ये फॉरेन में काम कर रहे हैं या फॉरेन में रह रहे हैं, इनके पास पासपोर्ट कैसा है? इंडियन है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन फील्ड एक्सेप्ट इन मैटर रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एनआरआई जो है वो इंडियन ही है, वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। ओसीआई वाले जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी प्रॉपर्टी, घर खरीद सकते हैं, बिजनेसेस खरीद सकते हैं आराम से। ट्रीटेड एट पार विथ एनआरआईज इन द मैटर ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन। बच्चे के एडॉप्शन में एनआरआई जैसा ही ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रीटेड एट पार विथ रेसिडेंट इंडियन नेशनल्स इन द मैटर ऑफ टैरिफ ऑन एयर फेयर। एयर फेयर्स में भी इंडियंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है।
एनआरआई और ओसीआई में क्या डिफरेंस है? एनआरआई इंडियन ही है, नॉन रेसिडेंट, जो इंडिया में रहते नहीं है बस। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडियन हो, आप 2 साल के लिए पढ़ने चले गए फॉरेन, तो आप क्या कहलाओगे? एनआरआई कहलाओगे। बट ओसीआई कौन है? ओसीआई ये है जो वहां पे जाके किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले चुका, फिर उसको लगा नहीं नहीं इंडिया का भी कुछ हमें होना चाहिए स्टेटस, तो उसने इंडिया में आके ओसीआई स्टेटस ले लिया, तो किसी और कंट्री का सिटीजन है और इंडिया का ओसीआई है, मतलब लीगली इंडिया का सिटीजन नहीं है। बट ओसीआई कार्ड मिल जाने से उसको लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाएगा, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी छोड़ के कुछ भी प्रॉपर्टी वो इंडिया में खरीद पाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हो पाएंगी, ठीक है। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये चीजें मेंशन्ड है। चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग डुअल सिटीजनशिप, अगर डुअल सिटीजनशिप को इंप्लीमेंट करना है इंडिया में तो क्या क्या चैलेंज देखने के लिए मिलेगा? पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, डुअल सिटीजनशिप ग्रांट्स पॉलिटिकल राइट्स, वोट देना, इलेक्शन में खड़े होना, क्रिएटिंग पोटेंशियल फॉर डिवाइडेड लॉयल्टीज, आप इंडिया के हो किसी और कंट्री को हो बताओ तो लॉयल्टी आपकी डिवाइडेड हो जाएगी। कंसर्न ओवर फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंडियाज पॉलिटिकल प्रोसेस, तो ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। लीगल क्या है? आर्टिकल 5 डिफाइंस इंडियन सिटीजनशिप, उसमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत clarified distinction between domicile and citizenship. A person may be domiciled in India yet not holding citizenship. Domiciled मतलब आप इंडिया में रह रहे हो, रेसिडेंट हो, घर भी हो गया आपका, घर भी खरीद लिया, बट फिर भी आप सिटीजन नहीं हो क्योंकि आपको लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है, सिटीजनशिप नहीं दिया गया है। क्या क्या और चैलेंज होगा? इकोनॉमिक, while remittances from NRIs are significant, dual citizenship could complicate taxation law, create loopholes that might be exploited for tax evasion. टैक्स इवेजन और टैक्स का अवॉइडेंस एक कंट्री जिससे दूसरा कंट्री बढ़ सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। डिप्लोमेटिक कंसिडरेशन, डुअल सिटीजनशिप माइट कॉम्प्लिकेट इंडियाज डिप्लोमेटिक रिलेशन स्पेशली विद कंट्रीज वेयर देयर आर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना। यहाँ से जिन कंट्रीज में फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंट्रीज हैं, फिजी वगैरह, है ना, यूएस में भी, यूएई में भी, सऊदी अरेबिया में भी, अगर हम डुअल सिटीजनशिप देते हैं इन लोगों को तो उनके साथ हमारा रिलेशन कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन, डुअल सिटीजनशिप माइट फेस चैलेंजेस इन फुल्ली इंटीग्रेटिंग इनटू इंडियन सोसाइटी इफ दे स्पेंड कंसिडरेबल टाइम अब्रॉड, पोटेंशियली लीडिंग टू इश्यूज इन कल्चरल कोहेशन एंड नेशनल आइडेंटिटी। मैक्सिमम टाइम अब्रॉड ही गुजारें, यहाँ कम गुजारें तो नेशनल आइडेंटिटी और एक कोहेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। डिकेडिंग इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन, इंडिया का स्लो डाउन क्यों हुआ है? अभी रिसेंट एस्टिमेट क्या बताता है? इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ होने वाला है वो कितना होने वाला है? 6.4% होने वाला है। तो ये हमारा जीडीपी ग्रोथ इतना कम क्यों हो रहा है, इसका एस्टिमेट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.7 अभी एस्टिमेट किया जा रहा है, पहले 10.5 प्रोजेक्टेड था। इकोनॉमिक सर्वे ने 6.5 से 7% ग्रोथ बताया था, हम उससे भी कम 6.4 पे आ गए। की कंसर्न क्या है? ग्रोथ डी एक्सेलरेशन सिग्नल्स अ स्लोइंग इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी अब क्या कर रही है? स्लो डाउन हो रही है, ऐसा देखने में आ रहा है। मतलब उस तरह से ग्रोथ नहीं हो रहा है जैसा कि एक डेवलपिंग कंट्री फॉर इंडिया में होना चाहिए। तो जो हम 5 ट्रिलियन कंट्री बनने के सोच रहे हैं और आगे चाइना से compete करने की सोच रहे हैं, वहां पे हर्डल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रोथ स्लो डाउन का कॉज क्या है? आईएमएफ बताता है डेटा डिस्क्रिपेंसी, जो डेटा यूज हो रहा है जीडीपी कैलकुलेशन में वो होलसेल प्राइस इंडेक्स वगैरह वाला डेटा यूज हो रहा है। द यूज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स एज अ डिफ्लेटर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन क्रिएट्स डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन जीडीपी बाई एक्टिविटी एंड एक्सपेंडिचर, है ना। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम आज के ही प्री सिक्योर वगैरह में देखेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, जैसे कि मान लो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो होलसेल में बिकती हैं, उनका एक होलसेल प्राइस इंडेक्स बनता है मंथली। सेक्टोरल परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हैव शोन रेजिलियंस, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन अच्छा हो रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो रहा है, माइनिंग स्लो डाउन हो रहा है, ये लोग कम परफॉर्म कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर सर्विस हैव सीन स्लोअर ग्रोथ, बाकी गवर्नमेंट ने खर्चा, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम किया है एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस में, तो वहां ग्रोथ कम है। स्ट्रक्चरल इशूज, नो स्ट्रक्चरल ब्रेक इन प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जैसा दिख रहा है
वैसा ही दिख रहा है, स्टैग्नेंट दिख रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ स्लोड टू 6.3% कंपेयर टू 8.5%। प्राइवेट कंजम्पशन का ग्रोथ जो है वो थोड़ा स्लो होते हुए दिख रहा है ना, जैसा कि 2 दिन पहले ही भी हमने एनालाइज किया था। रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? कंजम्पशन एक चीज है, कैपिटल फॉर्मेशन एक चीज है। आपने एक मशीन खरीदा जिससे कि आप फर्दर कुछ और चीजें क्रिएट करोगे, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। आपने कपड़े खरीदे जो पहन लोगे, उसको क्या बोला जाएगा? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में भी थोड़ा स्लो देखने के लिए मिला है। और रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 8.9, जो पहले 9.1 था। तो स्ट्रक्चरल इश्यूज यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, अब मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि गवर्नमेंट जो है कोविड के टाइम पे बहुत खर्चा करना पड़ा क्योंकि इकोनॉमी नहीं चल रही है। अब गवर्नमेंट जो बहुत खर्चा करना पड़ा वो हाथ खींच रही है। हाथ खींचने को क्या बोलते हैं? फिस्कल कंसोलिडेशन। जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हो रहा था, घाटा, क्योंकि खर्चा ज्यादा करोगे, इनकम कम आएगा तो क्या होगा? डेफिसिट होगा। डेफिसिट को गवर्नमेंट कम करने में लगी है, तो डेफिसिट कम करने में लगी तो क्या होगा? फिस्कल डिसिप्लिन में गवर्नमेंट लगी हुई है। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस तो हैं ही, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास, ये सारे चैलेंजेस तो बने ही हुए हैं। डोमेस्टिकली अनइवन रिकवरी है ना, कोविड के बाद से सारे सेक्टर्स की रिकवरी वैसे ही नहीं हुई है जैसे होना चाहिए। तो पॉलिसी का रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए? इनहेंस्ड फोकस ऑन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। टैक्सेशन से पैसा और मोबिलाइज किया जाए, और टैक्सेशन कैसा? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब आम जनता को बहुत उस पर दिक्कत नहीं है, जो अमीर जनता है उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाए। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड्स पे, ब्रिजेस पे, है ना, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, तो इन सब पे और ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। WPI CPI हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि WPI और CPI के बीच में क्या डिफरेंस होता है। WPI मतलब होलसेल प्राइस का एक इंडेक्स है, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस जो हम डेली बेसिस पे खरीदते हैं उसका इंडेक्स है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है, इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO निकालता है। होलसेल में गुड्स मिलता, होलसेल में सर्विसेज की बात हम जनरली नहीं करते हैं, होलसेल सर्विस थोड़ी लेते हो जाके, होलसेल में टूरिज्म हो रहा है ऐसा नहीं देखते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ गुड्स, और इसमें गुड्स एंड सर्विस बोथ, क्योंकि कंज्यूमर है। एज ए कंज्यूमर आप एजुकेशन भी एज ए सर्विस, हेल्थ केयर एज ए सर्विस, टूरिज्म एज ए सर्विस एंजॉय करते हो, कपड़ा एज ए गुड्स खरीदते हो। बट होलसेल में कोई होलसेल में टूरिज्म एंजॉय करना ऐसे जनरली नहीं होता है। इन्फ्लेशन मेजरमेंट, फर्स्ट स्टेज ऑफ अ ट्रांजैक्शन, फाइनल स्टेज ऑफ अ ट्रांजैक्शन CPI में, है ना। प्राइसेस पेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे कंज्यूमर्स, ये इनका एक डिफरेंस है। इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए जो बेस ईयर रखा गया है, जहां से प्राइस कंपेयर किया जाता है, वो 2011-12 है, और CPI में 2012 है, जिसको रिवाइज किया जाने वाला है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करते हैं। जीनोम इंडिया क्या है ना, जैसे देखो जेनेटिक्स नाम बहुत सुनते हो, आपकी बॉडी में जीन्स हैं, तो जीन्स जो हैं वो DNA है, RNA है। DNA जो है, DNA में DNA बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स से, है ना, जिसमें 4 बेसेस होते हैं ATCG। वो ATCG से बना होता है, और उनका क्या सीक्वेंस है वो पता लगाना जीनोम सीक्वेंसिंग है। और वो अगर सीक्वेंस पता चल जा रहा है इजिली ATCG, तो फिर उससे फायदा क्या होता है? उस तरह के बॉडी में क्या डिजीज होंगे वो इजिली पता लगाया जा सकता है ना। किस स्पोर्ट्स के लिए बना है वो पता लगाया जा सकता है। क्या मेडिसिन इस पे इफेक्टिव रहेगा वैसी बॉडीज पे, ये पता लगाया जा सकता है। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में 10,000 ह्यूमन जीनोम को लिया गया है, उनको स्टडी किया गया है डेटा सेंटर की तरह। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होल जीनोम सीक्वेंसिंग एंड डेटा एनालिसिस ऑफ 10,000 इंडिविजुअल to understand disease nature in the Indian population and develop predictive diagnostic marker बनाया जा सके, है ना। डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व है। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यहाँ पे इन्वॉल्व है। इंडिया का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। ओवर 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स में ऑफ विच आर इंडोगेमस, बहुत सारा पॉपुलेशन ग्रुप है जो इंडोगेमस आपस में ही शादियां करता है, उसको क्या बोलोगे? इंडोगेमस, कास्ट ग्रुप वगैरह, है ना।
कंट्रीब्यूटिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन। अगर आप इंडोगेमस शादियां ज्यादा करते हो, मतलब अपनी ही कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा शादी करते हो, तो अपनी ही कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा शादी करने से जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर आने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार टाइगर जो होते हैं, टाइगर आपको थोड़ा ब्लैक टाइगर जैसा दिखाई देने लगता है, इंडिया में भी, इंडिया में, उड़ीसा में, है ना, काजीरंगा वगैरह में भी देखने के लिए मिला है। तो ये क्या होता है, वो टाइगर जो है कई बार अपने ही उसके जो पेरेंट्स रहे हैं, हो सकता है कि ब्रदर एंड सिस्टर हों, और ऐसे करके जब इन ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है तो फिर जीन्स जो होने लगते हैं वो इस तरह से आने लगते हैं, जिसमें कि म्यूटेशन होके डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग से। ठीक, आगे, व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग? द जीनोम रिप्रेजेंट्स द इंटायरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। एक ऑर्गेनिज्म का जितना हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो जीनोम में रहेगा। बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, कंपोज्ड ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड बेस, 4 न्यूक्लियोटाइड बेस से बना है, जिसका नाम क्या है, ATCG। ए फॉर आपका एडेनाइन, T फॉर थायामीन, C फॉर आपका साइटोसिन और G फॉर गुआनिन। इनसे मिलके बना हुआ है। एक ह्यूमन बॉडी में 3 बिलियन पेयर रहते हैं जीनोम्स के, इनके ATCG के। अब ये ATCG किस सीक्वेंस में है, हर बॉडी में अलग सीक्वेंस हो सकता है, वही पता किया जाना है। अगर अलग सीक्वेंसिंग पता चल जाए तो बायोमेडिकल रिसर्च, कैंसर, डायबिटीज, इन डिजीज का आसान हो जाएगा। फार्माकोजेनोमिक्स मतलब फार्मास्यूटिकली कौन सा मेडिसिन ज्यादा सूट करता है वो इजी हो जाएगा। एग्रीकल्चर में भी पेड़ पौधों का जेनेटिक्स हम लोग करके उनके जो भी क्रॉप्स में डिजीज होते हैं उनको कम कर सकते हैं। बायोलॉजी को और इवॉल्व करा सकते हैं। इट इन कंजर्वेशन जीनोम सीक्वेंसिंग यूज टू इवेलुएट जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना, इंडेंजर्ड स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी काम आ सकता है। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, वी नीड एक्सेसिबिलिटी रूल्स दैट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। जो भी हमारे डिफरेंशली एबल्ड पीपल हैं, डिफरेंशली एबल्ड पीपल के लिए एक लॉ बनाया गया था। लॉ बनाया गया था 2016 में, है ना, लॉ बनाया गया 2016 में। और 16 में लॉ बना के अभी रिसेंटली 2017 में, उसके बाद से लॉ जब बन जाता है, पार्लियामेंट लॉ बना देता है, उसके बाद गवर्नमेंट को पावर होता है कि उस पे लॉ पे ही बेस्ड छोटे छोटे और रूल्स निकाले। तो बाद में गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला 2017 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया कि जो लॉ बना हुआ है वो लॉ अच्छा है, बट लॉ के बेसिस पे जो रूल बना हुआ है वो रूल गलत है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया। क्यों, इसको देखते हैं। इन राजीव रातुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन रूल 15 ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज रूल्स। एक्ट नहीं, रूल्स। रूल्स क्या होता है, लॉ के बाद, है ना, गवर्नमेंट डायरेक्टली अलग अलग रूल्स उसी लॉ पे बेस्ड लेके आ सकती है। तो रूल्स फॉर वायलेटिंग द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ, उसी लॉ के मैंडेटरी प्रोविजन को वो रूल वायलेट कर रही है। सोचो, है ना, लॉ कहाँ बना है, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा से पास होके। मतलब गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, अपोजिशन पार्टीज का भी इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, डिबेट डिस्कशन में तो रहेगा ही एटलीस्ट। और रूल्स कौन बनाता है, कैबिनेट बना रही है। तो कैबिनेट ने जो रूल बनाया वो लॉ को ही वायलेट कर रहा था। रूल 15 क्या बोल रहा था, रूल 15 अलाउड डिस्क्रिशन टू मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज को डिस्क्रिशन दिया, डिपार्टमेंट को डिस्क्रिशन दिया, कॉन्ट्राडिक्टिंग द एक्ट्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, एक्ट के मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने का। अगर एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, मतलब डिसेबल्ड पीपल के लिए क्या चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, है ना, हर चीज जगह का वो एक्सेस इजिली कर पाए, उसके लिए मैंडेटरी रूल का भी ये लोग वायलेशन इसमें लेके आए थे, है ना। तो इम्पैक्ट ऑफ रूलिंग क्या होगा, रिमूवल ऑफ रूल लेड टू द लॉस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। तो अब एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन जो था, अलग अलग तरह से जो रूल 15 था, वो अब मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट नहीं लेके आ पाएंगे। तो अब ये टॉपिक का हाईलाइट क्या है, टॉपिक ये कहना चाहता है कि लॉ बनाओ और रूल बनाओ, बट वो लॉफुल होना चाहिए। कोई भी रूल उसी लॉ को वायलेट करते हुए नहीं होना चाहिए।
और जब लॉ बना था तो लॉ में क्या किया गया था, डिसेबिलिटीज के नंबर्स को एक्सपेंड कर दिया गया 7 से 21। उसमें कुछ कुछ नए कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल एसिड अटैक विक्टिम, पार्किंसन डिजीज, ड्वार्फिज्म, ये सब डाल दिया गया, है ना। ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन 6 से 18 तक डाल दिया गया। ऐसे क्या है, 6 to 14 है। हायर एजुकेशन में 5% तक का रिजर्वेशन, है ना। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में 4% तक का रिजर्वेशन, ये सारी चीजें डाल दी गई। ये है हाइलाइट्स ऑफ द एक्ट जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो सीधे। एम्पावरमेंट्स ऑफ दिव्यांगजन, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो ये है हाइलाइट्स ऑफ द एक्ट। जॉब में 4%, इसको सोशल सिक्योरिटी बोल सकते हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस वगैरह को जो डिसेबल पर्सन के लिए किया गया। लीगल रिड्रेसल, स्पेशल कोर्ट विल बी डेजिग्नेटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू हैंडल केसेस कंसर्निंग वायलेशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। 2000 लास्ट ईयर, इनफैक्ट 2023 जो था, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके एपीएससी मेंस में, है ना, जो मेंस हो रहा था 2023 में जुलाई में, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था एपीएससी मेंस में, और यूपीएससी में भी पूछने के चांसेस हमेशा बनेंगे। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।